अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेटर हाफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 एसिड एंड बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ लिया है। एसिड एंड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद हमने एसिड एंड बेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज थी, आर्हेनियस की थ्योरी एंड देन लोरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी, उसको हमने स्टडी किया। आज हम मज़ीद जो है वो एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। समथिंग ये जो प्रॉपर्टीज़ हम अभी देखने जा रहे हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब आपके एसिड या बेस कोई केमिकल रिएक्शन करता है तो किस तरह से बिहेव करता है एंड उसके रिजल्ट में कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस दे रिएक्ट विद। कह रहे हैं कि एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि वो किस चीज़ के साथ रिएक्ट करती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि देखें, अगर आपके 5 फ्रेंड्स हैं तो आपका उन 5 फ्रेंड्स के साथ सेम रिलेशन नहीं है, आपका हर फ्रेंड के साथ एक अलग तरीके से एक कनेक्शन है। सेम लाइक दैट एसिड एंड बेसिस डिफरेंट सब्सटेंसेस से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती हैं। जिस तरह की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जबकि बेसिस जो हैं वो यूजुअली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। अंडरस्टैंड, एसिड जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। नो, आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि वाई बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। तो बच्चे इसमें ये है कि अगर आप जो है वो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा लिविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसमें है कि आपकी एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है एंड बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, तो उसको दूसरे एंड पे चाहिए कोई ऐसी सब्सटेंस जो कि उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे। बट अब यहाँ पे देखें कि मेटल्स तो खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज़ बनाती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि बेस एंड मेटल, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी की हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करती हैं या दोनों जो है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना पसंद करती हैं, तो इसलिए आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस मेटल्स के साथ उस तरह से रिएक्ट नहीं करती। तो कह रहे हैं कि एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो नीचे दी गई हैं कि जो कि एसिड्स देते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो एसिड्स की जो है वो मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ या अल्कलीज के साथ जो है वो रिएक्शन दिखाया है। जब हम पीछे अल्कलीज को पढ़ रहे थे, बेसिस हमने स्टार्ट की थी, तब जो है वो बीच में टॉपिक में आया था कि जो आपके मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो भी बेसिक बिहेवियर रखते हैं, वो भी एज अ बेस बिहेव करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अब जब मेटालिक ऑक्साइड एज अ बेस बिहेव करेंगे तो एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, साल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। सेम यहाँ पे भी यही होगा कि जब नाइट्रिक एसिड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्ट किया तो कैल्शियम नाइट्रेट बन गया एंड साथ वाटर बन गया। एंड सेम एसिड के साथ जब ये बेसिक ऑक्साइड या ये जो बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसने रिएक्ट किया, सॉरी ये जो है वो ऑक्साइड नहीं है, ये हाइड्रोक्साइड है। तो अगर आप पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड देखें तो ये एक बेस है। तो जब एसिड के साथ बेस ने रिएक्ट किया तो अगेन साल्ट बनाया, पोटाशियम सल्फेट एंड साथ वाटर बनाया। तो एसिड जो हैं जब वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, या बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्कलीज के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। अगला अगर हम देखें तो व्हेन रिएक्टिव मेटल्स, जब आपके एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऊपर भी बताया कि आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो व्हेन रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड्स दे फॉर्म साल्ट्स, और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो नीचे आप देख रहे हैं ये मैग्नीशियम एंड जिंक मेटल्स हैं, तो जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो साल्ट बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट एंड साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो अब क्या है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जो इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती, वो एसिड्स के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करती, यानी कि उधर जो है ये मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन नहीं होता। तो वीक जो मेटल्स हैं जो लेस रिएक्टिव हैं वो ये वाले रिएक्शन नहीं देती। नीचे जो है वो लिखा हुआ है कि टेक अ फ्यू ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड डिल्यूट एसिड इन इट एंड हीट इट जेंटली। कहना है कि आपने जिंक ली एक ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, जिंक एक मेटल है, उसके अंदर आपने एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको आपने जेंटली गर्म किया। अब एक गैस निकलेगी। अब वो गैस को आपने आइडेंटिफाई करना है किसके साथ, बर्निंग मैच स्टिक के साथ, यानी माचिस की तीली के साथ। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो जो माचिस की तीली है उसको आग लगा के आपने उस टेस्ट ट्यूब के सामने कर देना है। अगर तो उसमें हाइड्रोजन गैस हुई तो वो जो माचिस की तीली है वहाँ से एक पॉप साउंड निकलेगी, ठीक है। पॉप साउंड पीछे यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। तो वो पॉप साउंड जो है वो आपको फील होगी, तो इट्स मीन दैट कि वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो अगर तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो वहाँ से पॉप साउंड आएगी जब आप बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ वी कैन एनालाइज हाइड्रोजन गैस, या हाउ वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन अ टेस्ट ट्यूब।
और हाउ यू कैन प्रूव दैट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टेस्ट है इसकी आइडेंटिफिकेशन का, कि आप बर्निंग मैच स्टिक जो है वो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाओ, अगर वहाँ से पॉप साउंड, POP पॉप साउंड जो है वो पैदा हो रही है, तो देन जो है इट्स मीन दैट वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। आगे आप अगर अगली प्रॉपर्टी देखो एसिड की, तो एसिड जब कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कह रहे हैं कि ये इनको डिकम्पोज कर देते हैं। एसिड कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज करने का मतलब है कि उसको ब्रेक कर देता है, उसके स्ट्रक्चर को। तो जब एसिड्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। बेटर रिमेंबर दिस फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के, जब मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जब कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम है बाइकार्बोनेट, इसके साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं, देन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं, साथ में साल्ट्स बनते हैं। तो नीचे आप देखें HCl एसिड लिया है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके रिजल्ट में कैल्शियम क्लोराइड बनता है एंड इसके अलावा वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट होती है। नीचे जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक तो सोडियम सल्फेट बन रहा है, वाटर बन रहा है एंड साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, इट्स मीन दैट के एसिड्स ने इस टाइम किसी ना किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया है। उसके बाद अगर हम बेसिस की प्रॉपर्टीज देखें तो बेसिस भी ऑलमोस्ट एसिड्स की तरह प्रॉपर्टीज जो है वो शो करती हैं। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, अल्कलीज आर दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। कह रहे हैं कि अल्कलीज वो हमारे पास बेसिस हैं जो पानी के अंदर हल होंगी। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि हमारे पास बेसिस दो तरह की हैं, वो बेसिस जो पानी में इतनी सॉल्युबल नहीं है एंड वो बेसिस जो पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। तो जो पानी में सॉल्युबल नहीं है उसको हम बेसिस बोल देते हैं, एंड जो पानी में हाईली सॉल्युबल है उसे हमने एक दूसरा नाम दिया है, वो है अल्कलीज का। तो कह रहे हैं कि अल्कलीज की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा अगर हम बेसिस देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है पानी में तो ये इतनी अच्छी अल्कली नहीं है। कॉपर हाइड्रोक्साइड देखें तो ये इनसॉल्युबल है, यानी ये अल्कली बिल्कुल नहीं है। कॉपर हाइड्रोक्साइड तो अल्कली बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अगेन आपको MCQ के लिए माइंड में रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उतनी स्ट्रॉन्ग अल्कली नहीं है एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड तो अल्कली है ही नहीं, पानी में बिल्कुल इनसॉल्युबल है। तो आपने ये भी याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाईली सॉल्युबल है पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उतना सॉल्युबल नहीं है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है, कॉपर हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है। तो MCQ किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा कह रहे हैं कि बेसिस एसिड्स के साथ भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन देती हैं। इसके अलावा जो है ये अमोनियम साल्ट्स के साथ भी जो है वो बेसिस रिएक्ट करती हैं। तो जब बेसिस अमोनिया के साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो अमोनिया गैस रिलीज करती हैं। तो जब भी किसी रिएक्शन में अमोनिया गैस रिलीज हो रही होगी बेस के, तो आप समझ जाओगे कि ये बेस ने अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन किया है। नीचे जो है वो स्टार्टिंग वाले जो दो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, तो बेस एंड एसिड जब मिलेंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो जब बेस एंड एसिड मिलेंगे न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे। दूसरा दो बेसिस है नीचे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप देखो तो जब ये अमोनियम साल्ट NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड है और नीचे देखें अमोनियम नाइट्रेट है, तो ये दोनों ही अमोनियम के साल्ट्स हैं। इनके साथ जब ये बेसिस रिएक्ट करती हैं तो एक तो साल्ट बनाती हैं, सिंपल साल्ट बनाती हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, वाटर साथ बनता है एंड साथ अमोनिया गैस लिबरेट होती है। तो सिंपल अगर ओवरव्यू अगर हम इस टॉपिक का करें तो हमने एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन एसिड एंड बेसिस देते हैं। तो एसिड मेटल्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देते हैं, जबकि बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसके अलावा एसिड जो है मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, अल्कलीज या बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। बेसिस की बात करें तो बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में जस्ट दो ही एग्जाम्पल्स दी हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की और दूसरे अमोनियम साल्ट के साथ। तो MCQ आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। एसिड्स कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। बेसिस अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस लिबरेट करती हैं। नीचे एक छोटी सी एक्टिविटी ये कह रहे हैं कि अगर आपके जो नाले वगैरह हैं, आपके पाइप वगैरह हैं, ये जो ड्रेन्स अगर ये ब्लॉक हो जाएं तो आप इसको क्लीन किस तरह करोगे। तो इसको क्लीन करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि दो तरीके जो हैं वो आपकी बुक ने बताएं कि आप आधा कप जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन का लो, उसमें आधा कप जो है वो आप विनेगर का डालो और उसको आप ड्रेन में डाल दो। देन ड्रेन को आप 30 मिनट के लिए कवर कर लो। ड्रेन यानी आपका जो भी पाइप नाला जो भी कुछ है उसमें आपने आधा कप सोडियम बाइकार्बोनेट का एंड आधा कप विनेगर का मिला के उसके अंदर डाल देना जहाँ पे आपका ब्लॉकेज हुआ हुआ है। देन उसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद 30 मिनट बाद आपने जो है वो गर्म पानी डाल देना है। अब इसमें जो भी ब्लॉकेज थी ना वो ये जो आपकी बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट और विनेगर एसिड है, इसने उस ब्लॉकेज के साथ जो भी मटेरियल वहाँ पे अटका हुआ था उसके साथ रिएक्ट वगैरह करके उसको सारा जो है वो इस तरह से रिएक्शन किया है कि वो पाउडर फॉर्म में आ गया हमारा सारा ब्लॉकेज। तो अब हम पानी डाल के उसको जो है वो फ्लश आउट कर देंगे तो हमारा जो ब्लॉकेज है वो क्लीन हो जाएगी। या दूसरा जो है वो होता है कास्टिक केमिकल ड्रेन क्लीनर्स।
तो हमने जो है वो इनको लेना है, बाज़ार से हमें ईज़िली मिल जाते हैं। तो अगर आपके पाइप्स में ग्रीस, बाल, कोई खाने वगैरह बचा हुआ अगर आपने पाइप वगैरह में फेंक दिया, उसकी वजह से अगर ब्लॉकेज हो गई है, तो आपने बाज़ार से कास्टिक केमिकल ड्रेन ले आना है, ड्रेन क्लीनर ले आना है। देन उसको आपने जो है वो उस पाइप में जो है वो डालना है। आधे घंटे का वेट करने के बाद आपने उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पानी उस पाइप में डाल देना है, तो वो जो भी ब्लॉकेज थी वो खत्म हो जाएगी। तो 2 तरीके हैं, या तो आप जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड विनेगर इनको मिला के आप इसको जो है वो ड्रेन की ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए यूज़ कर लो, या आप कास्टिक केमिकल ड्रेन क्लीनर जो है उसकी हेल्प से जो है आप क्लीन कर लो।